तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। वे कोशिकाएं जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य करने में समान होती है, उन्हीं के समूह को ऊतक कहा जाता है। इसकी उपयोगिता क्या होती है? बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। ऊतक विशिष्ट कार्य करते हैं और कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। ऊतक पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप ऊतक में, पादप ऊतक जो पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए उन्हें सहारा देने वाले और मर्द ऊतकों की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि जंतु गतिशील होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक ऊर्जा और जीवित ऊतकों की आवश्यकता होती है। अब हम आगे जानेंगे कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। तो विभेद्योतक ऊतक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। इसको हमें इंग्लिश में भी याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह देवनागरी लिपि में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखकर दे देते हैं। तो पादप ऊतक का एक टाइप तो है विभेद्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा इसका होता है स्थायी ऊतक। मैं अभी बताते चलूँ कि जिसमें विभाजन होता रहता है उसको विभेद्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिसमें विभाजन होना बंद हो जाता है, जिन पादपों के कोशिकाओं में विभाजन होना बंद हो जाता है, उन्हें स्थायी ऊतक बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, इसीलिए इसका नाम विभाज्योतकता है। दूसरा, इनमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें केंद्रक भी स्पष्ट होता है और राजधानी इसमें नहीं पाई जाती है। इसके कितने प्रकार होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार दिखाए गए हैं। शीर्षस्थ, जो लंबाई के लिए है और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। ऐसा ही नहीं, अगर यह एक पौधा है और ये उसकी जड़ है, तो शीर्षस्थ यानी एपिकल ऊतक तने के शीर्ष पर तो पाया जाता है, जड़ के शीर्ष पर भी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है तने के शीर्ष और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, तो हाँ, ये दोनों पर ही पाया जाता है। आपको ध्यान में रखकर चलना है। दूसरे वाला है पार्श्व, इसको हम इंग्लिश में लेटरल बोलते हैं, तने और जड़ की परिधि को बढ़ाता है। तीसरा है अंतर्वेशी, पत्तियों के आधार या टहनी के पर स्थित होता है, जो टहनी और पत्तियों की वृद्धि करता रहता है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीनों प्रकार को हमें याद करके चलना है। अब आते हैं हम पादप ऊतक का दूसरा प्रकार, इसका नाम है स्थायी ऊतक। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? एक तो है इसका सरल वाला, सरल ऊतक, और दूसरा है जटिल ऊतक, जटिल। आगे हम पढ़ेंगे कि जटिल ऊतक भी दो भागों में बांटा गया है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम। इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आगे चलते हैं हम कि जब विभेद्योतक कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, तो वे स्थायी ऊतक बनाती हैं। अब स्थायी ऊतक के बारे में बताएं तो स्थायी ऊतक तीन टाइप्स के होते हैं। एक पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे हम। यह जीवित कोशिकाएं होती है, ध्यान करके चलना है कि यह जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसकी भित्ति पतली होती है और कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि इसके बीच में, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी ऊतक की कौन सा ऊतक जीवित होता है, तो आपको बताना है पैरेन्काइमा होता है। और किस ऊतक के बीच, कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, तो आपको बताना है पैरेन्काइमा होता है। दूसरा है पैरेन्काइमा का कार्य पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेन्काइमा का कार्य क्या आता है। तो पैरेन्काइमा का कार्य होता है भोजन का भंडारण करना और पौधे को सहारा देना। दूसरा होता है कोलेनकाइमा। यदि पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो तो यह प्रकाश का संश्लेषण करता है। एरेन्काइमा या जलीय पौधों में हवा की गुहाई के उत्पादन बंद बनाता है। आगे देखते हैं कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर। कोलेनकाइमा क्या होता है? यह लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। अब मैंने याद कैसे कर रखा है कि ये लचीले वाला है। दूसरा देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा, यह पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। देखो, एक तो है कोलेनकाइमा जो पौधे में लचीलापन लाता है, दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा जो कि कठोरता देता है। तो मैंने याद रखा कोलेन का मतलब रख दिया, मैंने सोचा इसको रखा है कोमल, कोमल के नाम से, कोमल का ही नाम रखा है मैंने, इसका नाम अपने मन में सोचता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कोमल का मतलब होता है निर्बल, यानी कि नर्म हृदय। तो लचीलापन वही नर्म, तो मेरे याद आ जाता है कि कोलिन का मतलब है कोमल, यानी कि नरमाहट देती है। यह कोशिका जीवित होती है। इनके अंतरकोशीय स्थान बहुत कम होता है। अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा के। मैंने इसको याद रखा है एस, एस का मतलब सॉलिड,
तो सॉलिड का मतलब मजबूत, कठोर। तो ये कठोर होती है। कोशिकाएं मर्त होती है। पूछा जाता है कि किसकी कोशिकाएं मर्त होती है, तो स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं मर्त होती है। भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। उसके बाद आते हैं सुरक्षात्मक ऊतक। वे ऊतक जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे एपिडर्मिस। आप जानते होंगे कि सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। मस्थलीय में क्यूटीन की मोम जैसी परत होती है जो जल हानि से रोकती है। दूसरा होता है रंध्र, तुम जानते हो, स्टोमेटा बोलते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र, क्वेश्चन पूछा गया था रिले में कि पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको रंध्र बोलते हैं। यह रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य गैसों को आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना। कई बार क्वेश्चन आया है कि रंध्रों का कार्य क्या है, तो उसका कार्य गैसों का आदान प्रदान करना और वेपराइजेशन करना है। तीसरा देखते हैं हम पॉइंट, वो है कोर्क। पौधे की आयु बढ़ने पर, किसके बढ़ने पर एपिडर्मिस की जगह कोर्क ले लेता है। इसकी भित्ति में सुबेरीन होता है जो हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। इनको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ये दो होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम के नाम में ही जल छिप रहा है, इसलिए ध्यान रखना है कि जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिजों का परिवहन जड़ से ऊपर की ओर। ध्यान रखना, उससे पूछा जाता है कि जाइलम जड़ से ऊपर की ओर जाता है या ऊपर से जड़ की ओर जाता है, तो उसकी जो दिशा है परिवहन की वो जड़ से ऊपर की ओर है, यूनिडायरेक्शनल है और एक ही दिशा में चलता है। इसके घटक क्या क्या है? पैकेट्स, वाहिका, जाइलम, फाइबर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो घटक लिख रहे हैं ना, ट्रिकेट्स, वाहिका, जाइलम और फाइबर, ये तीनों मर्द हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा ये केवल जीवित है, इसलिए जाइलम के तुमने देखा यहाँ पे तीन, एक ये वाला ट्रिकेट्स, दूसरा वाहिका और तीसरा जाइलम फाइबर। ये पूरा एक नाम ही है, जाइलम और फाइबर। ये तीनों मर्द हैं यहाँ तक। और जो चौथे वाला है जाइलम पैरेन्काइमा, यह केवल जीवित है, इसलिए जाइलम का 75% भाग हम मर्द बोलते हैं, इसलिए इसे जाइलम को मर्द ऊतक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं फ्लेम के बारे में। इसका कार्य है भोजन का परिवहन करना। इसका कार्य है जल और खनिज का, और फ्लेम का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करना। और ये बाई डायरेक्शन है, यानी कि दोनों तरफ कार्य करता है, ऊपर से नीचे भी जाएगा भोजन को लेकर और ऊपर से नीचे भी आएगा। इसके घटक क्या क्या है फ्लेम के? चलनी नलिका, यानी कि फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है? चलनी नलिका पाई जाती है और साथ ही कोशिका पाई जाती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, फ्लोएम रेशे पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका 75% भाग जीवित होता है, इसलिए इसे जीवित ऊतक कहा जाता है। इसमें पूछा जाता है निम्न में से कौन सा भाग फ्लोएम का घटक जो मर्द है? तो तीन तो ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, जीवित। इसमें हमें याद करना है फ्लोएम रेशा मर्द है। इसमें क्या था? इसमें तीन मर्द कोशिकाएं से मिलकर बना था, तो इसका याद करना है कि कौन सा जीवित है। जाइलम पैरेन्काइमा, दोबारा से देख लो। ट्रैकिड्स क्या था? ये भी मर्द है, वही का एक मर्द है। और जाइलम फाइबर ये भी मर्द है। इसका केवल एक जीवित है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसका केवल एक मर्द है, फ्लोएम रेशा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक को देखेंगे हम। तो जंतु ऊतक का प्रकार होता है उपकला, जिसको एनिमल एपिथेलियल बोलते हैं। इसको हमें इंग्लिश में भी याद कर लेना चाहिए। इस उपकला ऊतक का क्या कार्य है? इसका कार्य है रक्षात्मक आवरण प्रदान करना। यह अंगों का अस्तर की तरह कार्य करता है। यह हमको होने वाली, बाहर से होने वाली हानि को बचाता है, जैसे त्वचा। इसके जो टाइप्स हैं 4 प्रकार का होता है। एक तो है सल्की उपकला ऊतक। इसकी पहचान है एक चपटी कोशिकाओं की बनी होती है और रक्त नलिकाओं और फेफड़ों की कूपिका में यह पाया जाता है और इसमें विसरण का कार्य करता है। दूसरा है स्तरित सलिका, स्ट्रेटिफाइड सीक्वेंस बोला जाता है इसको, त्वचा की बाहरी परत को। इसका कार्य क्या है? कटने फटने से बचाना। तीसरा स्तंभ आकार की, जो आंत के भीतर पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है त्वचा के बाहरी परत पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है घनाकार। उसके आगे हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक रक्त भी होता है या तरल भी है, एकमात्र ऐसा ऊतक जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल संयोजी ऊतक रक्त। दूसरा अस्थि भी है, हम पढ़ेंगे उपास्थि भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजी ऊतक का
रक्त भाग, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, मैंने ऊपर बताया कि एकमात्र तरल संयोजी ऊतक। प्लाज्मा, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इसका कार्य है गैस, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। आगे देखते हैं अस्थि और उपास्थि। अस्थि यानी बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज। अस्थि यह कठोर और मजबूत ऊतक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऊतक कठोर और मजबूत होता है। उपास्थि हड्डी से लचीला, मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से बना। उपास्थि कहाँ कहाँ होती है? नाक पे, कान पे, कांट और श्वसन पे। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर देखकर चलें। संयोजी ऊतक में जोड़ने वाले ऊतक। संयोजी ऊतक यानी जोड़ते तो हैं, लेकिन किस चीज के लिए जोड़ते हैं, कौन क्या जोड़ता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्नायु, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, यह हिंदी में ही प्रचलित है। लिगामेंट को देवनागरी में लिखकर एग्जामिनर अक्सर पूछता रहता है लिगामेंट किन दो चीजों को जोड़ता है। तो यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि इधर भी हड्डी होगी, इधर भी हड्डी होगी, और इनके दोनों के बीच में स्नायु होती है, यानी कि लिगामेंट होता है जो दोनों को जोड़ता है। दूसरा होता है कंडरा, हिंदी में इंग्लिश में टेंडर। इसका टेंडर ही एग्जाम में लिखाता है। यह होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लिगामेंट में, ये भी हड्डी है और ये भी हड्डी है, उनके बीच में जो है ये लिगामेंट है, लेकिन ये हड्डी है और ये मांसपेशी है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है उसको टेंडर बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगामेंट किन दो चीजों को जोड़ता है, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और टेंडर मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तीसरा पूछा जाता है एरियोल। एरियोल कहाँ पाया जाता है? यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। समझे आप? अंगों के भीतर खाली जगह भरता है। अब आ जाओ वसा में ऊतक। त्वचा के नीचे पाया जाता है और आंतरिक अंगों के बीच में होता है। कार्य वसा का संग्रह, उष्मा का कुचालक होता है। अब आ जाइए पेशीय ऊतक किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पेशीय ऊतक रेखित और ऐच्छिक एक ही नाम है इसका, इंग्लिश में इसको स्टेट भी बोलते हैं। रेखित क्योंकि यह एक धारीदार होता है, और ऐच्छिक इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि केवल वे पेशियां ऊतक जो विलिंगनेस होती है, यानी कि मानव या हम और आपके इच्छा से चलती है। जैसे हाथ की, जब हम हाथ ऊपर नीचे करें केवल हमारा हाथ तभी मुड़ पाएगा, सीधा हो पाएगा जब हमारी खुद की इच्छा होगी, इसलिए ऐच्छिक ऊतक बोला जाता है। लेकिन कुछ ऊतक ऐसे भी होते हैं, कुछ अंग ऐसे हैं जो हमारी इच्छा से नहीं चलते, जो स्वतः ही चलते रहते हैं। जैसे मानव का हृदय, आँख की पुतलियाँ, ये खुद भी तो चल रही है, छींकाना, या कुछ और अन्य ऐसी घटनाएं मानव की जीवन की जो स्वतः ही होती रहती है, उन्हें हम अनैच्छिक बोलते हैं। तो ऐच्छिक वे जो खुद को जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्हें कंकाल पेशी भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रख के चलना है। इन्हें हम अपनी इच्छा से गति करा सकते हैं, इनको कंकाल पेशी भी बोला जाता है, रेखित भी बोला जाता है, ऐच्छिक भी बोला जाता है, ध्यान करके चलना है। अरेखित या अनैच्छिक। अनैच्छिक वो जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, स्वतः ही चलती रहती है, इनकी गति हमारे नियंत्रण नहीं होता। आहार नली, आँख की पलक। इसकी संरचना पूछे तो स्पेंडल शेप की होती है और एक केंद्रीय होती है। अब देखते हैं इसका तीसरा टाइप है पेशीय ऊतक का। पहला टाइप रेखित हुआ, दूसरा टाइप था अरेखित, और तीसरा है हृदय पेशी। केवल हृदय में जीवन भर बिना थके लयबद्ध संकुचन होता रहता है। बिना थकने वाला क्या है? हृदय है। इसकी संरचना बेलनाकार होती है, शाखित होती है और एक केंद्रीय होती है। उसके बाद है चौथा टाइप तंत्रिका ऊतक, ठीक है। पेशीय ऊतक का पहला बताया हमने रेखित, दूसरा बताया अरेखित, तीसरा बताया हमने हृदय पेशी, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ये इसका स्थान कहाँ पे होता है? इसका स्थान मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में और तंत्रिका ऊतक होता है। इसकी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसकी संरचना कैसे बनी होती है? इसमें कोशिका काय होता है जो यहाँ दिखाया गया है। इस कोशिका काय के अंदर ही ये और ये तो है कोशिका, जो बाहर है वो तो है कोशिका द्रव्य और अंदर है केंद्रक। इसलिए पूछा जाता है, देखो मैं बता दूं आपसे कि इसके इस भाग को कोशिका काय बोलते हैं, और जो कोशिका काय में कुछ शाखाएं निकल रही है इसको डेंड्राइट बोलते हैं। जो ये संरचना है इसको धागा बोलते हैं, धागा नुमा आकृति, ठीक है, उसको बोलते हैं जड़ नुमा आकृति। तो अब यहाँ पे ध्यान करेंगे इसमें कि जिसमें कोशिका काय, ये कोशिका काय है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक है, और कोशिका द्रव्य ये जो छोटा छोटा दिखाया गया है बिंदु बिंदु, ये इसमें कोशिका द्रव्य दिखाया है। दूसरा है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो मैंने इसको बताया था अभी, ये छोटी शाखाएं होती हैं जो संदेश प्राप्त करती है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संदेश प्राप्त करती है तंत्रिका का, उस भाग को क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सोन।
एक्सोन इस धागानुमा आकृति को बोलते हैं। एक लंबा धागा जो संदेश को आगे ले जाता है। देखो डेंड्राइट ने संदेश को प्राप्त किया, यह धागा जिसको एक्सोन बोलते हैं यह आगे पहुंचा रहा है, परिवहन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है। शरीर में उत्तेजनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से भेजने का काम एक्सोन का है। यहाँ से हमने संदेश लिया, फिर पूरी तेजी से धागीनुमा आकृति जिसका नाम एक्सोन है यह आगे पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं कि मत्स्य हृदय यानी कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसमें 2 कक्ष होते हैं। बराबर में लिखा भी है कि एक आलिंद और एक निरय। उभयचर जैसे मेंढक, मगरमच्छ आदि कोई भी उभयचर हो तो उसके अंदर 3 कक्ष होते हैं, उसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 होता है। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उभयचर कौन सा उभयचर ऐसा है जिसके अंदर 4 कक्ष होते हैं, जिसके हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। यह स्किन काइमा का बना होता है। ठीक है। स्किन काइमा यानी कि तुम जानते हो, मैंने बताया था इसका मतलब ठोस, सॉलिड, तो ये ठोस है। उसके बाद है त्वचा। त्वचा स्तृत सल्की उपकला ऊतक था, तो यह स्तृत यानी कि स्ट्रेट वाली ऊतक की बनी होती है। वसा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है। रक्त, रक्त क्या है? रक्त मैंने बताया था एक तरल संयोजी ऊतक है, आपको ध्यान करके चलना है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। वसा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है। त्वचा स्थित सल्की उपकला स्टेट सीक्वेंस होती है। अब हम थोड़ा अगर हम इसका इसकी क्लासिफिकेशन को अगर सारांश में देखें तो मैंने आपको बताया कि ऊतक होता है, ऊतक पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादपों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। इसमें बताया था मैंने, इसमें कंटिन्यू कोशिका का विभाजन यानी डिवीजन होता रहता है, यह इसमें नहीं होता। इसमें बताया था मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि एपिकल यानी शीर्ष वाला, लेटरल यानी पार्श्व वाला, इंटरनल यानी आंतरिक तरीके से वृद्धि करने वाला। मैंने बताया था ना, एपिकल जो शीर्ष में वृद्धि करता हो और पौधे के शीर्ष और जड़ के शीर्ष दोनों पर पाया जाता है। लेटरल जो उसकी मोटाई बढ़ाता हो। इंटरकलरी यानी कि आंतरिक जो उसकी पत्तियों में वृद्धि करता हो। स्थायी ऊतक के बारे में बात करें, मैंने बताया था आपको पी, सी और एस के बारे में हम इसको याद करें। पी से ठीक है कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद मैंने बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा का क्या कार्य होता है? पौधे को मजबूत, ठोस, कठोर बनाना। तो एस से मैंने बताया था, एस से होता है सॉलिड यानी कठोर। सी से मैंने बताया था आपको कोलेनकाइमा से कोमल, कोमल हृदय यानी कि लचीलापन। और पैरेन्काइमा से मैंने आपको बताया होगा भोजन का संग्रह करने वाला। अब आ जाते हैं जटिल ऊतक, जाइलम और फ्लेम। जाइलम में बताया था, जाइलम में जल के नाम छुपा हुआ है, इसलिए जल और खनिज दोनों का परिवहन करता है, लेकिन यह केवल जड़ से ऊपर की ओर जाता है, जड़ से पत्तों की ओर जाता है। ये केवल एक डायरेक्शन में कार्य करता है, दोनों में नहीं करता है। इसका 75% भाग मर्द होता है, क्योंकि इसकी 4 जो घटक थे उनमें से 3 घटक मर्द थे, केवल एक जीवित था, इसका नाम जाइलम रेशा था। अब हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का 75% भाग जीवित था और यह दोनों दिशाओं में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता था। जंतु वाले में मैंने बताया था उपकला होती है जो बाहरी आवरण के लिए सुरक्षा करती है। पेशीय ऊतक होते हैं, इच्छिक, अनिच्छिक, हृदय और तंत्रिका वाला। संयोजी ऊतक रक्त, उपास्थि, अस्थि जिसमें मैंने बताया था स्नायु जिसको लिगामेंट बोलते हैं, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला, और टेंडर हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला। तंत्रिका में बताया था मैंने, तंत्रिका ऊतक में एक कोशिका काय होता है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, केंद्रक भी पाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था उसके बाहर ही एक शाखाएं होती है जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, जो संदेश प्राप्त करता है। एक धागानुमा करती थी जो संदेश को ट्रांसपोर्ट करती थी बहुत तेजी से। और उसके बाद क्या था? बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नोट्स और जानकारी कैसी लगी आप बता सकते हैं, जिनको नोट्स चाहिए वो कमेंट में लिख दे, PDF मिल जाएगी।